सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को यह मानने को तैयार ही नहीं होता। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली और अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तो आपको मुबारक। मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। गजब बेइज्जती है। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह कक्का के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट चल रही थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता अनुराग भादोड़िया हो, मनोज यादव हो या मनोज सिंह कक्का हो, ये लोग तो असली मुद्दे पर कभी रहते ही नहीं। सवाल जो भी हो, जवाब एक ही, जो हर रोज टीवी चैनल में जाकर बोलते रहते हैं और दूसरे की बारे में भी चीखते चिल्लाते रहते हैं। आज भी वही हुआ, लेकिन सामने सुधांशु त्रिवेदी थे। उन्होंने गाली के बदले गाली तो नहीं दिया, लेकिन अपनी स्टाइल में मुंह तोड़ जवाब देके सपा प्रवक्ता की धज्जियां उड़ा दिया। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मनोज का ओपनिंग रिमार्क इस बात को लेकर कथनी और करनी में आप इस देश को जो सुझा रहे हैं वो जमीन पर करके तो दिखाइए। आप अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं पूरे देश में 17% ओबीसी अगर कोई चेहरा है तो वो कांग्रेस ने, लेकिन इतने टाइम में बीजेपी ने 31% ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया है। और आप कह रहे हैं कि ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी हैं। मैं आंकड़ों के जरिए बात कर रही हूं, आप आंकड़ों के जरिए मुझे झुठला दीजिए। नहीं, आपने ठीक बात कहा कि आंकड़ों के जरिए आंकड़ों की बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा होगा कि आंकड़े हमें नहीं, हमारा आपका जो संवाद हो रहा है ये पूरा 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहे हैं। दूसरे छोड़िए, हम जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो दुर्भाग्य से हमारे आपके प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं, वो हमारे आपको हिंदू मुसलमान में वो जोड़ते हैं, आप समझिए सद्भावना आपके भी प्रति होगी कि नहीं है। लेकिन 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ अन्याय हुआ है, लेकिन उस अन्याय को न्याय देने के बजाय सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और अपने लोगों को लगा करके सुप्रीम कोर्ट में उसका बचाव नहीं किया, बल्कि उसके विरोध में उतर गई और आज उन नौजवानों को न्याय नहीं मिल रहा। तेलंगाना में कितने मुसलमानों को उन लोगों, वो तो पक्ष में रहते हैं ना, वो तो पूरा टाइम मुसलमानों की बात करते हैं ना। सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद मुसलमानों की, बताइए कितनों को मंत्री बना दिया तेलंगाना में कांग्रेस ने? पूछिए ना फोन लगा के राहुल गांधी को। हैं? आप तो इन लोगों पर सिर्फ थप्पा लगाते हैं। राहुल गांधी से कौन होता हूं पूछने वाला? क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में नहीं है आप लोग? क्या आप कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कहां मुस्लिम नेतृत्व है? आप वो पूछिए, सुधांशु जी बिल्कुल बदल रहे हैं, अभी जवाब दे देंगे। पर मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूं, आप आबादी के हिसाब से इसीलिए सवाल पूछ रही हूं आपसे। और बात नागरिकों के सम्मान देने की हो रही है। जब इस देश का सभी बात हो रही है तो तेलंगाना में वो सम्मान कहां चला जाता है कबड्डी के अंदर? सुधांशु जी, जब उसको हिस्सेदारी मिलेगी, बहुत सारे सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर कितने मुसलमानों को चेहरा बना दिया तब तक। और आज का डिबेट का जो मुख्य बिंदु है सर यही है, राहुल गांधी जो मॉडल पेश कर रहे हैं उस मॉडल की एक मिसाल तो दिखा दें, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो कि फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो मनोज जी ने बोला मैं उन्हीं का बात का जवाब देता हूं। इनका कहना है एससी एसटी को ये दिया, ये नहीं दिया। मैं तो कहता हूं छीन किसने लिया? उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार ने। आप कह रहे हैं इनको नौकरी दी और स्थान दिया। हजारों दलित जो कि प्रमोट हो चुके थे उसको रिवर्स करके डिमोट किसने किया? सपा की सरकार ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि हजारों आरक्षित श्रेणी के लोग जो प्रमोट हो चुके हों उन्हें डिमोट कर दिया जाए। अगर किया तो सपा की सरकार। अब आइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय संसद में आया तो किस पार्टी के सांसदों ने फाड़ के फेंक दिया वो विधेयक? समाजवादी पार्टी। अब आपको बताना चाहता हूं, उत्तर भारत में और एब्सोल्यूट सरकार में देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी का एलानिया कोर्ट में दिया बयान है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे और बसपा के दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ अपमानित कर करके घसीट के गाड़ियों में बैठाल के बलपूर्वक लिया जा रहा था। वो किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। जानलेवा हमला मायावती पे किया समाजवादी पार्टी ने।
बचाने कौन गया? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। मायावती जी ने तो अभी कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि कांग्रेस उस समय क्या कर रही थी। तो किसका किसके साथ? और उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि नारा लगा है पहली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की दलित गवर्नमेंट पूरे भारत के इतिहास में आई है 2007 में, तो वो नारा लगा था क्या तरीका है आप बात को बोल रहे थे? अगर भारत के इतिहास की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की पहली दलित गवर्नमेंट बनी, किसी दलित पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली 2007 में उत्तर प्रदेश में, तो नारा क्या था? चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। हमारा नारा नहीं था, बुआ जी का नारा था। वो किसके लिए बोला गया था? ये उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश को समझने वाले सब लोगों को पता है। अब मैं बताता हूं जिसकी हिस्सेदारी और जिसकी जितनी संख्या भारी की जो ये लोग बात करते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए रूबिका जी, 542 में से इंडी गठबंधन ने 20% के हिसाब से 110 मुसलमानों की सूची बता दें, मैं अपना बयान विड्रॉ कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें थी, 16 मुसलमानों के नाम बताएं, मैं अपना बयान विड्रॉ करता हूं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहां? महाराष्ट्र। 48 में एक भी मुस्लिम नहीं, जीरो। ये कौन सी आपके तरकश में कौन से तीर है? कौन ये तीर डाल रहा है? फिर मैं कह रही हूं फैक्ट्स पर बात करें। अब देखिए हमारे तर्कस में कौन सा तीर है कौन सा तीर नहीं है ये तो हम आप सब जानते हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी के वो उस बयान से और उस तरह के विचारधारा से तो हम संबद्ध नहीं हो सकते हैं कि गोबर से कोरोना का इलाज हो जाएगा, थाली और ताली पिटवाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। और इनका इसी तरह की राजनीतिक और इसी तरह की इनकी वैज्ञानिक चेतना है कि जब देश में लाशें निकल रही थी तो नरेंद्र मोदी थाली पिटवा रहे थे। और अगर मुंह से ही चाइना से आप सशक्त बन रहे हैं तो बनिए। आज चाइना की इकोनॉमी कितनी है, हमारी कितनी है? चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 3.95 ट्रिलियन डॉलर है। वो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आज चिप का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार आप कर रहे हो। चाइना के मुल्क के प्रधानमंत्री को झूले नरेंद्र मोदी जी झुला रहे हैं। लेकिन सच को सच कह दो, उसके लिए इन लोगों को सच सुनने की कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं है। सच के ये लोग बहुत खिलाफ होना चाहते हैं। गलवान घाटी में क्या हुआ? आज हमारे जो देश हैं, चाइना वहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के अफगान तक कॉरिडोर बना चुका है। हमारे जो सैनिक हैं उनसे पूछिए कि क्या हालात है। हमारे जब सैनिक कहने लगे कि हमें एयरक्राफ्ट से भेजिए, हमें एयर ट्रांसपोर्ट दीजिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट न देकर के जमीन से भेज देते हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं पुलवामा में। उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ मुंह से अगर बनना है, अगर ताली थाली अगर गोबर वाली परंपरा से ही अगर देश समृद्ध हो जाएगा, अगर 47 में हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तो आपको मुबारक। तेरा तो गेम बजाना पड़े। पहले मनोज जी ने कहा वो गोबर की बात, तो मनोज जी को पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से गोबर जो है वो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक माना जाता है। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, इसके पेटेंट भी अवेलेबल। और सुनिए मनोज काका जी, कान खोल के सुन लीजिए, गोमूत्र का भी एंटी फंगल एंटी वायरल चीज के लिए पेटेंट है। यूएस का पेटेंट नंबर है 6। अरे सुनो मेरे भाई, 641। क्या बदतमीजी है, हर बात में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका है? कोई ये बोलेगा आप बीच में बोलने लगेंगे। जी ऐसे मत कीजिए ना, आपको मौका क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय चैनल पे सभ्यता और भद्रता के साथ बात करिए। सब अपने टर्न का इंतजार करते हैं। जब आपका टर्न है मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप उड़ा दीजिएगा। आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर दूसरे को बोलने दीजिए। रुक जाइए जी। हाँ, मैं बताता हूं मनोज काका जी, विधिवत कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को ये मानने को तैयार ही नहीं होते। अब आइए चाइना के ऊपर, ये कह रहे हैं चाइना से तुलना करनी चाहिए। तो मनोज जी और पंकज जी, आप दोनों लोग जरा ध्यान दें, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बोलना चाहता हूं। एक सज्जन है ली फॉन्गशू, उनका नाम सुना है आपने? ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, गायब, पता ही नहीं है कहां। एक और सज्जन है मिस्टर क्विंग गैंग, ये कौन थे? चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, गायब। और एक है मिस्टर ली याई चाउ, ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के चीफ थे, लाइक द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गायब। और सुनिए जैक मा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। अरे बहुत लिस्ट है। और आप कहते हो, और उसके बाद दर्शकों तो मैं कहता हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना भारत से 30 अंक ऊपर है। सोचिए ये लोग कैसी प्रेस फ्रीडम बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का सेकंड इन कमांड गायब, और सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो गायब, और उस पर कोई चू नहीं बोल सकता। लास्ट प्लेनियम हुआ तो हु चिंताओं की बाहर निकालती फोटो के अलावा मीडिया के पास एक फोटो नहीं, एक सवाल नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत खराब है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही कि चाइना के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय। तो चाइना को जिस ढंग से हम लोगों ने डील किया है, ये बताइए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम मेंबर बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पर एक प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर, अभी IC 814 बहुत आई है ना, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी अप्रैल 2019 में घोषित करवा लिया यूएन से, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय ले आए मोदी जी, चाइना नहीं रोक पाया। आज स्थिति क्या है? चाइना के साथ कितने देश है बताइए? सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान।
एक चाइना का मैप देखिए, इधर पाकिस्तान उधर नॉर्थ कोरिया, क्या झूला झुलाया है, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, और ढूंढे देश नहीं मिलता आसानी से चीन के साथ। चाइना का थिंक टैंक कह रहा है कि वो वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, आप जैसा टियानामेन स्क्वायर के बाद था। महोदय आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। सही पकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के मनोज व्हाट्सएप काका। यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हो। जो तथ्य है तथ्य से आप भाग रहे हो। आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है, आप बता रहे हो। बांग्लादेश में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। मालदीव के साथ क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कहां, मणिपुर में क्या हालात है। जो बुनियादी सवाल आज मणिपुर में जिरीबाग से लेकर के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सारे जगह इस देश की सारी सामरिक जो हमारे दोस्त थे नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, सारे लोग आज हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इनकी सामरिक नीति बहुत अच्छी है। सच बात कह दीजिए तो इनको बहुत कड़वा लगती है। आज सामरिक की आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है पूरी दुनिया में, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस यूनियन ऑफ स्टेट है उसी तरह से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन आप तो अब संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हिटलर वाली तानाशाही चलाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटा देते हैं जैसे किसी को पता न चले। और आज भाजपा शासित एक मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले ले, कोई निर्णय ले ले। और भाजपा तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। जो मनोज जी ने कहा मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें ध्यान देना चाहिए। चाइना और भारत 70 के दशक तक एक थे। फिर फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक जाके चेक कर लें। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.4 बिलियन था और भारत का 7.8 था। भारत का 3 गुना था चीन से। और 80 से लेकर 2014 तक 34 साल में सिर्फ 6 साल हमारी सरकार रही, और कहां चीन पहुंच गया, कहां हम रह गए जनाब। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं, उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों वीडियो आखिर तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।